हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड के बारे में। जैसा आप सब जानते हैं, ये आईपीओ जो है कल से ओपन हो रहा है। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड आईपीओ की डेट जो है 21 से 23 के बीच में रखी गई है। आईपीओ का जो टाइप है बुक बिल्ड इशू आईपीओ है ये। आप इसके अंदर देखेंगे जो इशू साइज है वो 300 करोड़ का है। फ्रेश इशू इसके अंदर से 85 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल आप देखेंगे इसके अंदर 215 करोड़ का है। तो 300 करोड़, 85 फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल 215 करोड़ का। फेस वैल्यू इसकी जो है 5 की है, जैसे बाकी आईपीओ में 10 की होती है। इसकी जो फेस वैल्यू है 5 रुपये पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ प्राइस जो रखा गया 313 से 315 की ब्रैकेट है इसकी। जो मार्केट लॉट बनता है 47 शेयर्स का है। एनएसई बीएसई दोनों पर लिस्ट होगा। जो डेट है लॉन्च करने की 21 दिसंबर की है। लास्ट डेट जो है 23 दिसंबर है और जो अलॉटमेंट होनी है वो होगी 29 दिसंबर को। और जो रिफंड होगा वो 30 दिसंबर को इनिशिएट होगा और जो शेयर्स अलॉट होंगे वो होंगे 31 दिसंबर को। लिस्टिंग जो होगी 1 जनवरी 2021 में, फर्स्ट डेट ऑफ नया जो ईयर होगा उसमें इसकी लिस्टिंग होगी। अब कंपनी की अगर वेबसाइट देख लेते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है आपको एंटनी वेस्ट, तो ये सॉलिड वेस्ट जो होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का, उसमें डील करते हैं। जैसे आप इनके इक्विपमेंट्स देख पा रहे हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले 2 चीज़ें मेन होती हैं। एक तो उसके फंडामेंटल्स जानना ज़रूरी है, उसके कैसे फाइनेंशियल्स हैं वो जानना ज़रूरी है, कितने कंपटीशन है, लास्ट उसने कैसे रिजल्ट्स दिए हैं, क्या उसके ऊपर डेट है, जो पैसा वो ले रहे हैं वो पैसा कैसे यूटिलाइज होने वाला है, और कंपनी आगे कैसे काम करेगी, क्या प्रोजेक्ट्स उनके आने वाले हैं। और सेकंड, हमारी अपनी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें सिर्फ लिस्टिंग गेन इसके अंदर से लेना है या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। तो पूरा हम इसके अंदर देखेंगे और लास्ट में डिसाइड करेंगे कि क्या इसके अंदर हमें पैसा इन्वेस्टमेंट पर्पस से लगाना चाहिए या सिर्फ एक लिस्टिंग गेन लेके निकलना चाहिए। तो ये सब कुछ डिपेंड होगा हमारे जो हम स्टडी करेंगे इसके फंडामेंटल्स, तो उसके ऊपर सब डिपेंड करेगा कि हमें कैसी पोजीशन इसके अंदर हमें बनानी है और कब बनानी है। फर्स्ट डे ही अप्लाई कर देना है या लास्ट डे पे अप्लाई करना है। तो देखते हैं कंपनी का जो दिखाया गया है, गुड रिवेन्यू विजिबिलिटी, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी आर पॉजिटिव, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस ए रिस्क, मतलब कि वर्किंग कैपिटल का इनके ऊपर स्ट्रेस रहता है, बट रिवेन्यू जो है विजिबिलिटी उसकी अच्छी है क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी लंबे टाइम के लिए होते हैं। जो टेंडर से लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होते हैं। Investors with high risk appetite can subscribe to the IPO of Antony Waste Handling Cell, a company engaged in collection, transportation, and management of municipal solid waste for more than 19 years. 2001 से ये कंपनी है और ये कंपनी जो करती है काम वो सॉलिड वेस्ट का काम करती है, उसको कलेक्शन करती है और ट्रांसपोर्टेशन है, उसका मैनेजमेंट है, जो प्रोसेसिंग करते हैं वो सब कुछ ये करती है पिछले 19 साल से। तो MSW का मतलब है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। हेल्दी रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, एस्टेब्लिश्ड एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, अंडरटेकन 25 प्रोजेक्ट्स इन द लास्ट 19 ईयर्स एंड स्टडी मार्जिन्स आर की पॉजिटिव फॉर द कंपनी। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, जैसे 25 प्रोजेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट्स लेते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेते हैं। तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट नहीं दिखाई देंगे कि इनके पास 100 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या 200 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ऐसे लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स आपको नहीं दिखाई देंगे जो अमाउंट है। तो 25 प्रोजेक्ट्स इनके पास 19 साल के लिए हैं, बट ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये काफ़ी लॉन्ग टर्म्स के होते हैं, 5 साल 10 साल, और कुछ प्रोजेक्ट्स तो 25-25 साल के भी इनके होते हैं। तो आगे इनमें हम स्टडी करेंगे। एंड स्टडी मार्जिन आर की पॉजिटिव फॉर दी कंपनी, जो मार्जिन्स हैं वो अच्छे हैं। और ये कंपनी बता दूं इंडिया की टॉप 5 जो कंपनी हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट करती हैं उनमें से एक है। और बाकी जो कोई भी कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है जो इनके पीयर्स हैं, ये कंपनी फर्स्ट है जो लिस्ट हो रही है। तो टॉप 5 कंपनीज में इसका नंबर है। और सेकंड चीज़, मार्च 2020 में इन्होंने अप्रोच किया था मार्केट को अपना आईपीओ लाने के लिए, बट वहाँ पर इन्होंने देखा कि मार्केट सही नहीं है, अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था। इन्होंने इश्यूज प्राइस भी थोड़ा सा हाई रखा था, बट अच्छा जो रिस्पांस नहीं था तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। अब अगेन इन्होंने मार्केट को अप्रोच किया है और
प्राइसिंग ठीक रखी है। अब देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स इसको मिलता है। बिसाइड्स द सेंटर्स फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सच एज स्वच्छ भारत मिशन कैन फर्दर द ग्रोथ स्टोरी फॉर एंटनी। जो सेंटर का स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है उससे भी इनकी काफ़ी लिंकअप है और ग्रोथ स्टोरी नज़र आती है। अब आप देखेंगे रिवेन्यू जो ब्रेकअप है, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो इनका फाइनेंशियल 20 के जो रिवेन्यूज़ हैं उसका ब्रेकअप आप देखें तो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन से 60% का रिवेन्यू आता है, टिपिंग फीस 29% की है, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू 7% के हैं, मशीनराइज्ड स्वीपिंग 3% की है, गुड्स एंड स्क्रैप रेट सेल जो है 1% का है, जो स्क्रैप को सेल करते हैं उससे 1% का है। 18 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का 67% जो है आता है, मशीनराइज्ड स्वीपिंग 22% है, MSW प्रोसेसिंग 11% का है। तो देख सकते हैं काफ़ी कंसंट्रेटेड इस टाइप के वो प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर रिस्क यही है कि अगर एक प्रोजेक्ट चला जाता है तो काफ़ी इनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि काफ़ी कम प्रोजेक्ट्स हैं और एक या दो प्रोजेक्ट्स इनके चले जाते हैं, जब नए प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं तो कंपनी ट्रबल में आ सकती है। तो रिवेन्यू स्पाइक्ड इन FY20 विद द कमेंसमेंट ऑफ 3 न्यू प्रोजेक्ट्स। पहले देखेंगे आप 17, 18, 19 में जो इनका रिवेन्यू था एक रेंज में ही चल रहा था 3 साल, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे तो एक रेंज में ही वो चल रहा था। FY20 में आप देखेंगे 3 नए प्रोजेक्ट्स इनके स्टार्ट हुए हैं। ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ से स्पाइक हुआ एकदम से रिवेन्यू 450 के आसपास पहुँचा है। स्टेबल ऑपरेटिंग मार्जिन्स, EBITDA देखेंगे तो 27.6, 29, 30.5, 30.1 बिल्कुल ठीक नज़र आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी 14.1 के आसपास इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं, 13.7, 11.5 और FY20 में भी 13.4 के आसपास मैनेज किए हुए हैं। एट ए प्राइस बैंड ऑफ 313 से 315 कंपनी इज वैल्यूड एट अराउंड 14.3 to 14.4 टाइम्स इट्स FY20 अर्निंग्स। 14.3, 14.4 पे ये लिस्ट हो रही है 315 के प्राइस बैंड पे। द इंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द कंपनी वर्क्स आउट टू अबाउट 6.8 टाइम्स इट्स FY20 EBITDA एट द अपर प्राइस बैंड। देयर इज नो लिस्टेड प्लेयर, जैसे मैंने बताया और कोई लिस्टेड प्लेयर अभी नहीं है मार्केट में। ये टॉप 5 कंपनीज में से एक है और जो इंटरप्राइज वैल्यू इसकी निकाली गई है 6.8 जो EBITDA है FY20 का, उस पर इसकी इंटरप्राइज वैल्यू निकाली गई है। दी ऑफर, जैसे मैंने बताया 21 से 23 के बीच में ऑफर आ रहा है और जो पैसा ये ले रहे हैं उससे 3 प्रोजेक्ट में पैसा लगेगा इनका। और एक तो डेट को रिड्यूस करेंगे, ये डेट को रिड्यूस करने के लिए। सेकंड पार्ट फाइनेंसिंग टू पिंपरी चिंदवाड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, ये वहाँ पर भी पैसा लगाना चाह रहे हैं और एक अपनी डेट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। ये कलेक्टिव डाइवर्समेंट ऑफ अबाउट 27% स्टेक इन द कंपनी बाय मॉरिशस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी लीड्स। आप देख सकते हैं ये द कंपनी कैपिटलाइजेशन वर्क्स आउट टू, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर इसके अपर एंड पे देखेंगे तो आपको जो नज़र आएगी, जो 315 का प्राइस बैंड है इसका 891 करोड़ के आसपास के इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नज़र आती है। अगर ये उस पर लिस्ट होती है तो 315 पर प्राइस बैंड जो है 315, तो मार्केट कैप 891 आएगी। तो स्मॉल कैप कंपनी है ये। द स्मॉल कैप नेचर ऑफ द स्टॉक अलॉन्ग विद डिपेंडेंस ऑन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस एलोकेशन टू इट्स रिसीवेबल्स, तो अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए टोटली ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उनके ऊपर टोटली डिपेंड है, गवर्नमेंट बॉडीज़ के ऊपर। तो ये एक की रिस्क है कंपनी के लिए। छोटे स्मॉल साइज़ की कंपनी है ये, तो ओनली इन्वेस्टर विद हाई प्रोफाइल एडवाइस टू टेक एक्सपोजर। तो हम आगे डिस्कस करेंगे किस टाइप का इसका एक्सपोजर लेना है, पूरा पहले डिटेल देख लेते हैं। IPO रेटिंग जो बताई गई है, बिजनेस को 3 रेटिंग दी गई है 5 में से, फाइनेंशियल को 3 रेटिंग दी गई है, मैनेजमेंट को 2 रेटिंग दी गई है और वैल्यूएशन जो बताई गई है ओवरऑल 3 की रेटिंग दी गई है। बिजनेस देख लेते हैं। अगर कंपनी रिसेंटली हैज ए पोर्टफोलियो ऑफ 18 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एज ऑफ नवंबर 15, 20 कंप्राइजिंग 20 MSW कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स। कलेक्ट करते हैं और उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को, जिसके 12 प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास। 67% ऑफ टोटल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वैल्यू इनकी इन्हीं 12 से प्रोजेक्ट से आती है। 2 MSW प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 11% बनता है एंड 4 मशीनाइज्ड स्वीपिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 22% के आसपास बनता है। तो आप देखेंगे काफ़ी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है इनका। प्रोजेक्ट्स हैज एन एवरेज टेन्योर ऑफ 7 to 8, जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रोजेक्ट्स कम आएंगे बट वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के होते हैं। प्रोजेक्ट्स है ना एवरेज टेन्योर ऑफ 7 to 8 ईयर्स, जो भी टेंडर्स होते हैं इनके 7 to 8 ईयर्स चलते हैं। और जो MSW प्रोसेसिंग के हैं वो 23 साल के लिए चलते हैं।
बट MSW प्रोसेसिंग के जो प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे 2 ही हैं, आप देख सकते हैं 2 MSW प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 11% बनता है, जो लॉन्ग टर्म के हैं 23 साल के, बट वो 2 ही प्रोजेक्ट हैं। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, 18 के आसपास प्रोजेक्ट हैं, 12 प्रोजेक्ट्स हैं, बट वो जो चलते हैं वो 7 से 8 साल चलते हैं, बट वो ज़्यादा हैं। जो लॉन्ग ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट हैं वो सिर्फ 2 हैं। तो विजिबिलिटी दिखाई देती है क्योंकि काफ़ी लंबे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आगे तक की विजिबिलिटी दिखाई देती है। That apart, that municipal solid waste processing industry is likely to receive a further flip with the center's ranking system. आने वाले टाइम में जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो बेस्ड ऑन क्लीनिंगनेस रैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है हर सिटी का, हर स्टेट का। तो उसके हिसाब से भी एक काफ़ी मोटिवेशन सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मिलेगी और वो पैसा खर्च करेंगी इस चीज़ के लिए, तो इस कंपनी के लिए वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। वाइल द कंपनी फेसेस कंपटीशन फ्रॉम मल्टीपल प्लेयर्स, इट्स मार्केट लीडरशिप पोजीशन अमंग टॉप 5 प्लेयर्स इन MSW इंडस्ट्री। ये मैं बता रहा हूँ कि टॉप 5 प्लेयर्स में से एक प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छे स्टैब्लिश्ड हैं ये, इनके पास अच्छी मशीनें हैं, अच्छी मैन पावर है, काफ़ी कैपिटल इसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर लगती है। कोई नया प्लेयर इतनी जल्दी इसके अंदर नहीं आ सकता है बट इतनी जल्दी नहीं आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर 2-3 चीज़ें मेन है। एक तो जो 19 साल से लोग काम कर रहे हैं, हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ इनके अच्छे रिलेशंस बने हुए हैं। सेकेंडली, अच्छी मशीनें इन्होंने ले रखी है इस फील्ड के हिसाब से, मैन पावर जो चाहिए वो अच्छी ले रखी है इन्होंने। तो किसी नए जो प्लेयर अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो इसके लिए इतना ईजी नहीं है। तो ये बिजनेस जो चलता है सारा गवर्नमेंट उसके साथ चलता है, और कलेक्शन जो होती है वो भी टेंडरिंग के हिसाब से अच्छी कलेक्शन ये कर सकते हैं। स्कोर्स ऑन मार्जिन्स अगर देखेंगे तो ओवर FY17 to FY19 कंपनीज टॉप लाइन ग्रू बाय 1% ओनली CAGR to 284 crore. Revenue spiked to 451 crore in FY20, up 59% year on with 3 new projects. जैसे मैंने आपको बताया एक रेंज में ही पूरा 3 साल तक 17, 18, 19 284 करोड़ के आसपास ही इन्होंने काम किया था, जो कि 1% CAGR के अकॉर्डिंग ये बढ़े थे। अगर ये 3 प्रोजेक्ट्स नहीं आते, अब ये 3 प्रोजेक्ट्स आए हैं तो ये 451 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं FY20 में, जो कि 59% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बनती है। विद 3 न्यू प्रोजेक्ट्स, पिंपरी चिंचवाड़, नोएडा एंड नागपुर के जो 3 प्रोजेक्ट्स इनको भी मिले हैं, डेट वाज अवार्डेड इन लेट 2018-19 में, जनरेटिंग रिवेन्यूज। द कंसिस्टेंट प्रोफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज ए पॉजिटिव, हमेशा इन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं, वो पॉजिटिव है। द कंपनी रिपोर्टेड 20% CAGR ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर FY17 to 20 to 140 crore. This is because the company has been able to maintain steady margins in the range of 27 to 30% owing to the built-in acceleration clauses in most of the ongoing projects of the company. ये बिल्ट इन एक्सेलेशन क्लोजेज होते हैं जहाँ पर आपको पहले से ही, जैसे इनके लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कुछ 8-9 साल के, कुछ 23 साल के, तो उसमें पहले से ही होता है कि आपको एवरी ईयर कितना हाइक मिलेगा, 2%, 5%, या एवरी 3 ईयर्स के बाद कितना हाइक मिलेगा, या एवरी 5 ईयर्स के बाद कितना हाइक मिलेगा। तो एक बिल्ट इन क्लोजेज पहले से ही हैं। ऐसा नहीं है कि आज एक इन्होंने टेंडर लिया वो 10 साल के लिए एक फिक्स कॉस्ट पे चला जाएगा। तो बीच बीच में जो रॉ मटेरियल के, मैन पावर की जो कॉस्टिंग इंक्रीज होती है, जो मशीनों की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है, वो सब चीज़ें जो हैं इन बिल्ट एक्सेलेशन क्लोजेज में होती हैं। अबाउट 77.8% कॉन्ट्रैक्ट्स हैज एक्सेलेशन क्लोजेज, मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनके उसके अंदर एक्सेलेशन क्लोजेज हैं। इन FY17-20 कंपनी नेट प्रॉफिट टू ग्रो एट ए CAGR ऑफ 15% टू 62 करोड़। ये एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रही है। द लॉकडाउन डिड इम्पैक्ट रिवेन्यूज विच ड्रॉप्ड बाय 5% ईयर ऑन ईयर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY20 to 207 करोड़। लॉकडाउन की वजह से जो इनका आपको पता है जो शॉप्स बंद रही, एस्टेब्लिशमेंट बंद रहे, तो वहाँ सर जो है जो वेस्ट था उसका जो वॉल्यूम था काफ़ी कम हुआ, जिनकी वजह से इनके रेवेन्यू ड्रॉप हुए और प्रॉफिट भी ड्रॉप हुआ। जो रेवेन्यू जो ड्रॉप हुआ है वो 5% के आसपास हुआ है, और जो प्रॉफिट है 23% के आसपास ईयर ऑन ईयर फर्स्ट हाफ में ड्रॉप हुआ है टू 29 करोड़। तो ये किस लिए ड्रॉप हुआ? लॉकडाउन की वजह से जो MSW टनेज फ्रॉम शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाई, वो बंद रही, तो वेस्ट नहीं निकल पाया, वेस्ट को ये प्रोसेस नहीं कर पाए, तो उस वजह से इनका रेवेन्यू डाउन हुआ है। लॉन्ग पेंडिंग रिसीवेबल्स फ्रॉम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 13.5 करोड़ इन FY20, जस्ट 3% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम 28.5 करोड़ FY19।
गवर्नमेंट बॉडी से पैसा निकालना थोड़ा सा टफ होता है, उनकी जो टाइम लगता है उनकी बिलिंग प्रोसेसिंग में वो काफ़ी लंबा टाइम है। इनके जो ड्यूज़ थे पहले 28.5 करोड़ थे FY19 में, जो कि अब घट के 13.5 रह गए FY20 में, जो कि रेवेन्यू का 3% के आसपास है, काफ़ी मिनिमम है। जो की रिस्क है इसके अंदर, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस कैन बी कॉज ऑफ कंसर्न। वर्किंग कैपिटल डेज स्पाइक टू 25 days in FY20 from 16 days FY18, with the company accepting new projects. Despite collection from long pending receivables and improved recycle, working capital days remained at 24/7 in the first half of FY21, owing to delay in billing cycle lead by supply chain disruption during the pandemic. ये पेंडेमिक की वजह से जो एक टेम्परेरी जो स्लो डाउन आया था, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में ऐसी चीज़ नहीं है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट बॉडीज पे ये डिपेंड है वो एक मेन कंसर्न है, उनको आगे टेंडर मिलते हैं नहीं मिलते, ये एक मेन कंसर्न है। सेकंड है इनका जो बोरिंग ड्यू टू टाइट वर्किंग कैपिटल कंडीशन मे नॉट बॉडी बिल। जो यहाँ पर जो इनकी बोरिंग है उसको जो क्रेडिट रेटिंग दी गई है BBB- दी गई है, और कंपनी की जो डेट स्टैंड्स एट 0.7 times at the end of September 2020, 0.8 times in March 20। अगर मार्च 20 में देखें तो डेट टू इक्विटी जो रेशियो थी इनकी 0.8 के आसपास थी, और जो कि सितंबर 20 में देखें तो ये थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, 0.7 के आसपास है। द फंड रेज थ्रू दिस IPO फॉर डेट रिडक्शन पर्पज। यहाँ से ये डेट को जो IPO से पैसा आएगा, इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो डेट को रिड्यूस करना है। तो यहाँ से ये रेशियो जो है पहले 8 थी, 0.7 हुई है, और भी ये रिड्यूस होती नज़र आएगी। तो जो इनकी बुक्स पे भी डेट है 162.4 करोड़ की है एज ऑन सितंबर 2020। तो आप देख सकते हैं डेट जो है 162 करोड़ की है, 0.7 बनती है, जो कि आगे रिड्यूस होती हुई आपको नज़र आएगी। एक और यहाँ फाइनेंशियल्स पे भी दोबारा नज़र डाल लेते हैं। टोटल एसेट्स जो कंपनी के 2018 में थे 428, 19 में 512, 20 में 672, एंड जो 30 सितंबर को आप देखेंगे तो 707 के आसपास है, जो कि आपको कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नज़र आएंगे टोटल एसेट्स। और इनकम जो है 290, यानी 298, 464। यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से जो उनका स्लो डाउन आया, जो कलेक्शन नहीं हो पाई है वेस्ट की, उसकी वजह से यहाँ डाउन आता हुआ नज़र आएगा 215 के आसपास। एक्सपेंसेस जो थे 241, 250, 379, और यहाँ पर 185 के आसपास हैं। एक्सपेंसेस कम हुए हैं इनके। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 39.88 था, देन 34.68। यहाँ पर आप देखेंगे 62 के आसपास अच्छा जंप हुआ है इनके प्रॉफिट्स में। यहाँ एक रेंज में था जहाँ 62.10 हुआ है। यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से एक स्लो डाउन इनको फिर देखने को मिला है, जो 29.05 है। बट आप ओवरऑल देखेंगे कंपनी प्रॉफिट्स में रही है, कहीं पर भी इसने लॉस नहीं किया है। तो ओवरऑल ये है इन सब डिस्कशंस का, कंपनी प्रॉफिट्स में है। जो मेन कंसर्न है कंपनी के साथ वो है, एक तो गवर्नमेंट बॉडीज़ पे डिपेंड होना, उनके टेंडर्स पे डिपेंड होना। इनको टेंडर्स मिलते हैं आगे या नहीं मिलते हैं, ये टोटली देखने वाली चीज़ है। एक रिस्क फैक्टर है कंपनी के साथ। और अगर जो पिछले प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो काफ़ी कंसंट्रेटेड हैं, अगर कोई किसी स्टैंडर्ड की वजह से या पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो टेंडर्स चले जाते हैं, तब भी ये जो कंपनी है एक काफ़ी रिस्क पे है। तो आप एक लिस्टिंग गेन के लिए इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंपनी आगे जाके जब लिस्ट होती है, उसका कैसे परफॉर्मेंस रहती है शेयर प्राइस का, किस रेंज में वो जाकर स्टेबल होता है, तो उस पर डिपेंड करेगा आगे हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। बट अभी ओवरऑल ये है कि इस कंपनी में आप लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं। लगाना कब है? कल ही ओपन होते नहीं लगाना है, या 21 को नहीं, 22 को नहीं, 23 तारीख को मॉर्निंग में क्या इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, उस सभी रिस्पॉन्स को देखने के बाद ही इसके अंदर पैसा लगाया जाएगा। क्योंकि ये कंपनी मार्च में भी पहले अप्लाई किया था, बट इसको अच्छा रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं मिला था, क्योंकि ये पहले जो एंकर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके थ्रू इनको पता चल जाता है मार्केट में क्या चल रहा है। बट हो सकता है कोविड की वजह से वो पोजीशन हो, जो अच्छा रिस्पांस इनको नहीं मिला है, या प्राइसिंग फैक्टर हो सकता है ज़्यादा हो। अब इनकी प्राइसिंग काफ़ी लो बैंड पे लेके आए हैं, तो हो सकता है कि अच्छा रिस्पांस मिले। बट 23 को मॉर्निंग में ही इसका जो ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रहा है, कितना ये सब्सक्राइब हुआ है, तो उसके बेस पर ही इसके अंदर पैसा लगाना है, और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इसके अंदर पैसा लगाना है। 23 को इसको जज करके पैसा लगाना है। इन्वेस्टमेंट के लिए
आप इसके 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखिए, कैसे ये शेयर बिहेव करता है, किस प्राइस पे जाके सेटल होता है, उसके बाद ही इसके अंदर पैसा लगाया जा सकता है। बट अभी इसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं लगाना है, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से टोटली अवॉइड करना है। लिस्टिंग गेन के लिए 23rd को डिसीजन लेना है, क्योंकि एक काफ़ी रिस्की प्लेयर है ये, टोटली गवर्नमेंट बॉडीज़ पे डिपेंड है और कंपटीशन काफ़ी है, मार्जिन्स उतने नहीं हैं, तो अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से। ओनली लिस्टिंग गेन के लिए इसे रखना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप अपनी स्टडी के बेस पे अपना डिसीजन खुद बना सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही है। अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ 23rd को, तो सिर्फ एक लिस्टिंग गेन के लिए करूँगा, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बाद में डिसाइड करूँगा, अभी नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।